हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल द इंग्लिश आउल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल इंग्लिश आउल पे। एडोलेसेंस की जो स्टेज है वो हमें इस वीडियो में डिस्कस करनी है। और अभी इससे पहले जो हमने स्टेजेस करी थी उसमें एक स्टेज थी हमारी अर्ली चाइल्डहुड वाली, फिर हमने पढ़ी थी लेटर और मिडिल चाइल्डहुड, फिर उसके बाद हमने इस वीडियो में करा है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है अब तक की, क्योंकि ये जो स्टेज है इसमें आपको हर एस्पेक्ट में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और इस एडोलेसेंस की स्टेज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आप सब इससे गो थ्रू करते हो, आपको पता है कि किस तरह की एक फीलिंग होती है इसमें। तो एडोलेसेंस से काफी लोग रिलेट कर पाएंगे, ज्यादातर लोग रिलेट कर पाएंगे। और क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है कि जो अप एंड डाउन चलता रहता है लाइफ में, एकदम से नए नए चेंजेस आने लगते हैं, उसके साथ सब रिलेट कर जाते हैं। तो इसलिए एडोलेसेंस आपके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली वीडियो होगी। मेरी कोशिश ये रहेगी आप लोगों को इस वीडियो में काफी हद तक नॉलेज मिले, काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो एडोलेसेंस की, और पेपर के अंदर भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप कॉन्फिडेंटली उसको आंसर कर सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है वो आगे इसको शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पास ऑन कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारी जो एडोलेसेंस की स्टेज है इसको समझने से पहले बहुत लोगों को कंफ्यूजन है एडोलेसेंस क्या होता है और प्यूबर्टी क्या होता है। कंफ्यूजन ये होती है क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हमारी एक स्टेज ऑफ एडोलेसेंस आ गई, एक स्टेज ऑफ प्यूबर्टी आ गई, तो हमें लगता है ये दोनों सेम है। एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जो कि ट्रांजिशनल स्टेज है। ट्रांजिशनल स्टेज का क्या मतलब होता है? एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी चरण आपकी जिंदगी का जब आप एक जगह पे नहीं हो, आप एक से दूसरी जगह के बीच में ट्रैवलर हो। मतलब आप अभी बचपन से अडल्टहुड की तरफ जा रहे हो, तो ये जो बीच का पूरा टाइम पीरियड है इसी को हम एडोलेसेंस कहते हैं। अब इस टाइम पीरियड में इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। सो ये जो पूरा का पूरा टाइम है जिसमें आप चेंज हो रहे हो बच्चे से अडल्ट में, और आपके साथ कॉग्निटिवली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली हर तरह के जो चेंजेस आ रहे हैं वो एडोलेसेंस है। प्यूबर्टी खाली फिजिकल चेंजेस को कहते हैं, मतलब आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको प्यूबर्टी कहते हैं। तो एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशनल स्टेज, जैसे कि मैंने आपको बताया एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली स्टेज, फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, दैट अकर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 13 टू 19। 13 से 19 साल की जो उम्र होती है इसको ही एडोलेसेंस कहा जाता है। इसी को हम टीनेज भी कहते हैं, क्योंकि 13, 8, 6, 14, 15, 16 टीन आ जाता है तो इसको कहते हैं टीन एज। और इट इज अ टाइम ऑफ ट्रिमेंडस चेंज एंड डिस्कवरी। बहुत ज्यादा बदलाव आएगा, डिस्कवरी होगी, मतलब अलग अलग तरह के बारे चीजों के बारे में आप खोजोगे, आपकी बॉडी के बारे में आप जानोगे कि आप कैसे हो, क्या इंडिविजुअल हो, आगे आपको क्या करना है। तो ये सारी चीजें एक डिस्कवरी की स्टेज है। आप ना सिर्फ अपने क्या चेंजेस आएंगे हमारी बॉडी में उसको डिस्कवर कर रहे हो, अपने आप की अपनी बायोलॉजी को डिस्कवर कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको फ्यूचर में क्या करना है, आप किस तरह के इंसान बनने वाले हो, आप वो भी खोजोगे। आप अपने आप से बार बार क्वेश्चन पूछोगे कि मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना है, मैं किस तरह की चीजों को पसंद करती हूँ, ऐसी ऐसी चीजों को क्वेश्चन करोगे। ड्यूरिंग दीज ईयर्स द फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अकर्स एट अ वेरी हाई स्पीड। हर तरह की चीज में आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि किस स्टेज में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होती है तो आप बोलोगे इन्फेंसी, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में आए कि किस स्टेज में इन्फेंसी के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है तो आप बोलोगे एडोलेसेंस। सबसे पहली स्टेज जो थी इन्फेंसी वाली, प्रीनेटल के बाद, प्रीनेटल में सबसे ज्यादा, फिर इन्फेंसी में सबसे ज्यादा, और प्रीनेटल और इन्फेंसी के बाद जब सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जहां है वो है हमारी एडोलेसेंस। अगर प्रीनेटल और इन्फेंसी के बीच में आए तो आप बोलोगे प्रीनेटल, ठीक है। तो एडोलेसेंस में सबसे ज्यादा होती है, चाइल्डहुड से ज्यादा इसमें होती है, बहुत हाई स्पीड से होती है। और अगर आप बात करो फिजिकल डेवलपमेंट की तो वो आपको सबसे ज्यादा दिखती है, क्योंकि आपको दिखता है बच्चों की आवाजें बदल रही है, उनका जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाती है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, बात करने का तरीका, हर चीज चेंज हो जाती है। और फिजिकली भी आपको बहुत चेंजेस दिखते हैं, लड़कों की हाइट कैसे चेंज हो जाती है और लड़कियों की भी कैसे चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में। और चैलेंजिंग होती है ये टीनेजर्स के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एडजस्ट करना, क्योंकि देखो अगर हमारी खुद की बॉडी में इतनी जंग चली पड़ी है कि हमें खुद नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो थिंकिंग है एकदम से चेंज हो गई। अब हम बच्चों की तरह नहीं सोच रहे, अब हम एक बड़े इंसान की तरह भी नहीं सोच रहे, हम एक बीच की स्टेज में फंस गए हैं, ना हम बच्चे रह गए ना हम अडल्ट बने हैं। तो एक वो जो स्टेज है कंफ्यूजन की, तो यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा झेलते हैं, वो बहुत ज्यादा एडजस्ट करने में उनको दिक्कत होती है, उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं समझ आ रही होती, सोशल आइडेंटिटी। बचपन में हम क्या सोचते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, और रोज हमारे सपने बदल जाते हैं। आज मेरे को पायलट बनना है,
कल मुझे पुलिस वाला बनना है, ऐसे ऐसे होता है बचपन में। जब हम बड़े होते हैं तो हमें होता है तब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा लाइफ में, अब क्या करना है कैसे करना है वो वाली कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी क्योंकि अब बहुत जल्द हमें एक स्ट्रीम लेनी होगी, हमें उसके रिलेटेड चीजें सोचनी होगी और हमें करियर में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, कैसे जीना है, क्या बनना है, अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी को खोजना है हमें। और उसके साथ साथ हमारा जो वर्ल्ड का व्यू है, जैसे हम दुनिया को बचपन में देखते आ रहे थे, हमें पता है कि दुनिया वैसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ईगो सेंट्रिक होते हैं। ईगो सेंट्रिक मतलब हम अपने हिसाब से दुनिया को देखते हैं, लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें समझना है कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया क्या है। तो हमारा दुनिया को लेके एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है स्टेज में। फिजिकल डेवलपमेंट, अगर हम बात करें एडोलेसेंस की, तो आपको इस पीरियड में बच्चों के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा दिखेगा। सो नो एस्पेक्ट ऑफ एडोलेसेंस इज एज नोटिसेबल, इतना नोटिसेबल तो कोई भी एस्पेक्ट नहीं है जितना आपको टीनेजर्स के फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आएगा, दिखेगा। दाढ़ी आ जाती है लड़कों की, और प्यूबर्टी इज द टाइम ऑफ रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्यूबर्टी खाली फिजिकल चेंजेस के बारे में बात होती है। सिग्नलिंग द एंड ऑफ चाइल्डहुड, ये दिखा रहा है कि प्यूबर्टी आने का ये मतलब है कि अब आपका बचपन खत्म हो गया है। बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी, अब आप सेक्सुअली मेच्योर हो रहे हो, मतलब आपके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होंगे। अ ग्रोथ स्पर्ट अकर अराउंड द प्यूबर्टी, आपका ग्रोथ स्पर्ट होगा। स्पर्ट करने का मतलब है एकदम से, तो मतलब अगर आप नॉर्मली ग्रो कर रहे थे, पहले आपकी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ डेवलपमेंट में, और फिर एकदम से एक और डेवलपमेंट की स्पर्ट आई, मतलब एकदम से डेवलपमेंट बढ़ गई, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। तो एक ग्रोथ का स्पर्ट आया, एकदम से डेवलपमेंट शुरू हो गई। प्यूबर्टी बिगिंस एट डिफरेंट टाइम्स फॉर डिफरेंट पीपल। अगर आपके सामने एक 14 साल का बच्चा है और दूसरा 14 साल का बच्चा है, तो आपको उनके अंदर फर्क दिखेगा। मतलब आप ये नहीं कहोगे कि हर 14 साल का बच्चा सेम दिखता है। कुछ बच्चों में दाढ़ी जल्दी आ जाती है, कुछ बच्चों की आवाज जल्दी बदल जाती है, चेंजेस आ जाते हैं उनकी बॉडी में, और बाकी बच्चे अभी भी बच्चों वाली जो उनकी फीचर्स है, मतलब उनका फेस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगा, बॉडीली वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होंगे। तो हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है। तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएंगे और ऑन द अदर हैंड दूसरे बच्चे बहुत धीरे होंगे, लेकिन हर बच्चा अपनी मेच्योरिटी अटेन कर ही लेता है। तो एक तरह से हर बच्चा अपनी कैचअप कर ही लेता है, हर चीज के साथ कैचअप कर ही लेता है, मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को 20 साल की एज तक हर बच्चे में डेवलपमेंट आपको दिख जाएगी। Hormones are responsible for the development of both the primary sex characteristics and the secondary sexual characteristics. एक होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होंगे, होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जिसमें आपकी आवाज बदलेगी, लड़कियों का जो पूरा बॉडी का वो है, पूरी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, लड़कों का बॉडी का स्ट्रक्चर है, उनका बात करने का तरीका, बिहेवियर, ये होते हैं सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोनों में परिवर्तन आएगा, दोनों में बदलाव आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसका रोल है, हार्मोन्स का। आपके जो हार्मोन्स हैं वो उसमें बदलाव आएगा। अब देखो, लड़कों में और लड़कियों में दोनों में टेस्टोस्टेरोन भी होता है और ईस्ट्रोजन भी होता है। आई रिपीट, लड़कों में भी टेस्टोस्टेरोन होता है और लड़कियों में भी होता है, और लड़कियों में भी ईस्ट्रोजन और लड़कों में भी होता है। लेकिन अभी जब तक चाइल्डहुड थी, हमारे अंदर सारे हार्मोन्स बैलेंस थे, लेकिन जैसे ही ये स्टेज आएगी प्यूबर्टी की, लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा और लड़कियों के अंदर ईस्ट्रोजन का। तो एक हार्मोन बढ़ने से हमारे अंदर ये चेंजेस आएंगे। लड़कों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि दाढ़ी आ जाएगी, आवाज बदल जाएगी। लड़कियों के अंदर भी अलग अलग तरह के चेंजेस आएंगे, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों हुए, क्योंकि आपके हार्मोनल चेंजेस हो गए बॉडी में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ, संज्ञानात्मक विकास, यानी कि जो आपका संज्ञान है वो चेंज होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। अभी हमने इससे पहले की जो स्टेज पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, मतलब कि वो कॉन्क्रीट चीजों को, जिनको वो देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, उन चीजों से रिलेटेड उसका लॉजिक बढ़ेगा। कि जैसे ये एक पेन है, ये दो पेन है, ये तीन पेन है, तो तीनों को ऐड कर सकता है कि तीन हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप सबसे एडवांस लेवल ऑफ कॉग्निशन में हो, और यहाँ पर क्या होगा, आपके फॉर्मल लॉजिकल ऑपरेशंस डेवलप शुरू हो जाएंगे। कि मतलब कि जैसे अगर एक टेस्ट ट्यूब गिरी और एक टेस्ट ट्यूब गिरी, इसके अंदर आपने केमिकल डाला, दूसरे अंदर केमिकल डाला, आप हाइपोथेसिस कर सकते हो कि अगर हमने
एक चीज रिएक्शन देखना है, ए के अंदर कुछ है और बी, सी और डी के अंदर कुछ और चीजें हैं। हमने रिएक्शन कराया, हमने हाइपोथेसिस किया कि अगर एक केमिकल का दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो क्योंकि अगर यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसका ये मतलब हुआ इसके अंदर ये वाला केमिकल था। तो ऐसे ऐसे हाइपोथेसिस बना सकते हो। या जैसे कि अगर कोई सिचुएशन है आप जिसमें फंसे हुए हो तो आप उससे रिलेटेड अपने अंदाजे लगाओगे कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, क्योंकि आप लॉजिक यूज कर रहे हो और वो कॉन्क्रीट नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब दिमाग के लेवल पे है। तभी इस एज में बच्चों को अलजेब्रा और ऐसे ऐसी चीजें जहां पर एक्स वाई ऐसे ऐसे चीजें होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, वो डेवलप हो जाती है उनकी। और इसके साथ साथ और चीजें क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, सोचना कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक ऐसा हो सकता है, हाइपोथेसिस दे सकते हैं। एबिलिटी टू रीजन फ्रॉम द नोन प्रिंसिपल्स, जो चीजें पता है उससे रीजन करना कि क्योंकि मैंने ऐसा देखा था तो इसका ये मतलब है कि ऐसा हो सकता है। तो जो चीजें आपको पता है वहां से आप जाओगे जो चीजें आपको नहीं पता। और एबिलिटी टू कंसिडर मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब बच्चा जो है वो क्योंकि ईगो सेंट्रिक नहीं है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को भी इंपॉर्टेंस देगा। वो खाली ये नहीं सोचेगा कि जैसा मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, दुनिया वैसे चलती है। बच्चा देखेगा कि ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। वो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देखेगा, सोचेगा, समझेगा। तो ये इससे क्या होगा, इसका दुनिया को सोचने समझने का जो दायरा है वो बड़ा हो जाएगा। कंपेयर और डिबेट आइडियाज और ओपिनियंस। इस एज में बच्चों को डिबेट के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कराते हैं टीचर्स, और उनको बोलते हैं कि अपने आइडियाज को शेयर करो। जैसे कि साइंस इज अ बून और अ बेन, साइंस जो है वो हमारे लिए अच्छी है या विज्ञान अच्छा है या बुरा है, ऐसे ऐसी चीजों में वो डिबेट करते हैं। क्योंकि वो अपने आइडियाज रखेंगे, सामने रखेंगे, उनके विरोध में आइडियाज कोई दूसरा बच्चा डेवलप करेगा। क्योंकि इनकी आइडियाज डेवलप करने की एज है, अलग अलग आइडियाज के बारे में सोचने की एज है। तो ये करना बहुत जरूरी है, आइडियाज को एक्सप्लोर करना, अपने ही थिंकिंग के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है कि जैसे मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजन था। अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना, ये देखो, द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, अपनी खुद की सोच के बारे में सोचना, इस चीज को कहा जाता है मेटाकॉग्निशन। जब आप अपनी सोच के बारे में सोचते हो तो इसको कहा जाता है मेटाकॉग्निशन, मतलब अपने ही कॉग्निशन के बारे में सोचना। In addition to these, a sense of ego and personal uniqueness also develop in the youngsters who start thinking that no one can really understand him or her. अब बच्चे के अंदर एक चीज डेवलप हो जाती है, ईगो और पर्सनल यूनिकनेस। मतलब कि वो कहता है कि मैं यूनिक हूँ, मैं अलग हूँ। वो अपने आप को जैसे एक मूवी स्टार की तरह समझने लग जाता है। एक लड़का जो है वो सोचेगा कि मैं मूवी का हीरो हूँ, और लड़की सोचेगी मैं वो मूवी की हीरोइन हूँ। ईगो डेवलप हो जाएगी, अपने आप को बड़ा यूनिक समझेंगे, अपने आप को दुनिया के सामने रखने के लिए अलग अलग तरीके करेंगे। जैसे लड़कों के अंदर एक टेंडेंसी डेवलप होती है, बालों को अलग अलग तरह से बनाएंगे, स्पाइक्स बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लड़कियों के अंदर भी होगा कि मुझे अलग तरीके से ड्रेसअप होके जाना है, क्योंकि जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं वो देखेंगी मुझे कि मैं, मतलब मैं सबके सामने अच्छी लगनी चाहिए, मुझे देखकर लगना चाहिए कि ये तो भाई थोड़ी हीरोइन टाइप है। मतलब ऐसी वाली उनके अंदर फीलिंग आती है, उनको लगता है सब उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, या जैसे वो सोच रहे हैं वैसे ही दुनिया उनके बारे में ही सोचती रहती है सारा टाइम। वो बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में सारे लोग बस हमारे बारे में सोच रहे हैं और सब लोग सिर्फ हमें ही देख रहे हैं। Adolescents become capable of logical thought. Younger children take what has been described as a realistic approach to knowledge, मतलब कि रियलिस्टिक अप्रोच ले लेते हैं। अगर इस उम्र में बच्चों को सिखाओगे कि बेटा संडे के दिन सर धो लो, मंडे के दिन धो लो, ट्यूसडे को नहीं धोना, थर्सडे को धोना, वो क्वेश्चंस करेंगे कि ऐसे थोड़ी होता है, इसमें क्या लॉजिक है, इसमें कौन सा लॉजिक है। तो उनको डांट भी पड़ जाती है घर में। मतलब वो ये कहेंगे हमें वो चीजें बताओ जो लॉजिकल है। अगर आप उनको रटने वाली चीजें दोगे, खास करके इस एज में, तो वो बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि उनका लॉजिक डेवलप हो चुका है। और अब उनको रटने वाली चीजें या जो चीजें उनको रियलिस्टिक नहीं लगती, रिलेट नहीं कर सकते अपनी डेली लाइफ के साथ, वो चीजें वो नहीं समझते। तो यहाँ पर वो क्वेश्चंस भी उठाते हैं कि क्यों बिल्ली के रास्ता काटने पर आप क्यों बोलते हो कि नहीं जाना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर पूछेंगे, क्योंकि उनका लॉजिक डेवलप हो गया। वो अनरियलिस्टिक चीजों को या सूडो साइंस को बिलीव नहीं करते। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। अब जैसे कि हर बार हम यही करते हैं, पहले फिजिकल डेवलपमेंट फिर कॉग्निटिव, तो अब तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेज जो है वो है हमारी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। ईगोसेंट्रिज्म इन द एडोलेसेंस। बचपन में भी ईगोसेंट्रिज्म होता है, पर वहां ईगोसेंट्रिज्म होता है कि जैसे अगर मुझे अपने सामने एक पहाड़ दिख रहा है और उस पहाड़ का एक फेस दिख रहा है मुझे, जैसे कि एक पहाड़ बना हुआ है, अब हमें पता है कि 3D है, इधर से अलग दिखेगा, इधर से अलग दिखेगा, इधर से अलग दिखेगा।
मेरे सामने जो फेस होगा मुझे लगेगा कि दुनिया में सबको वही दिख रहा है, उसके पीछे कैसा दिख रहा होगा वो मुझे नहीं पता। तो ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है बच्चा सोचता है कि जैसा मुझे दिख रहा है ये वैसा ही होगा, इसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अडोलेसेंस में अगर मैं ईगोसेंट्रिज्म की बात कह रही हूँ तो उसका क्या मतलब है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, बच्चों के अंदर एक ईगोइस्टिक फीलिंग आ जाएगी कि दुनिया में सब लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, उनको लगेगा कि पीछे से सब मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो एक इमेजिनरी ऑडियंस, जब वो रोड पे भी जा रहे हैं तो उनको लग रहा है सब मेरे को ही देख रहे होंगे, एक ऐसा लगेगा कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ और सब मेरी बातें ही सुन रहे हैं, मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। तो ये चीज आ जाती है, इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। तो अकॉर्डिंग टू एल्किन, adolescent egocentrism includes a belief system carried by the adolescents that makes them consider themselves as special and unique. एल्किन के हिसाब से बच्चों को लगता है कि वो adolescents को ऐसा लगता है कि वो यूनिक है, सबसे अलग है। ईगोसेंट्रिज्म इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टराइज्ड बाय इमेजिनरी ऑडियंस, मतलब एक इमेजिनरी ऑडियंस है और विद इंक्रीज्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। तभी आप बच्चों को देखोगे कि वो अपने पहनने के कपड़े पहनने के तरीकों में, उनके बात करने के तरीके में बदलाव आएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि सब मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे बहुत ज्यादा। दे आर एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ व्हाट अदर्स थिंक ऑफ देम, उनको लगेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने ऐसे बोल दिया या ऐसे कपड़े पहन लिए। देयर अपीयरेंस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू देमसेल्व्स, यहाँ तक कि बच्चों को ये भी अच्छा नहीं लगता कि उनको पेरेंट्स स्कूल ड्रॉप करें, उनको लगेगा कि मम्मी प्लीज मुझे दूर उतार दो, क्योंकि आप आओगे सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो बच्चों के अंदर ये फीलिंग डेवलप होती है कि किसी को ये ना लगे कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, अपना उनको बना के रखना है औहदा, जैसा वो अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं या जैसे फ्रेंड्स उनको ट्रीट करते हैं, उनको वो फीलिंग चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि कोई उनको बोले कि ये बच्चा है। चाइल्डहुड से वो बिल्कुल दूर दूर रहेंगे और पेरेंट्स को भी स्टेज में ना वो दूर रखेंगे अपने आप से और बोलेंगे कि आप मेरे मामलों में मत पड़ो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने आप देखूंगा जो मुझे करना है, जो मुझे पहनना है वो मैं पहनूंगा, आपको दखल अंदाजी नहीं करनी। तो ये चीज उनके अंदर डेवलप होती है, क्योंकि वो क्या होता है कि उनके अंदर ये स्टेज में क्या होगा कि उनके अंदर फीलिंग डेवलप होगी कि अब बच्चा नहीं रह गया, अब मुझे समझाने वाला कोई नहीं है, मैं खुद ही अपने डिसीजंस लूंगा। इवन दो उनकी जो थिंकिंग है वो इतनी एडवांस नहीं हुई कि अपने वो सारे डिसीजंस ले ले, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। अडोलेसेंस एंड आइडेंटिटी, मैंने आपको ये पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जो हमारी आइडेंटिटी है, मतलब हमारी जो पहचान है वो कब बनती है, जब आसपास के लोग जैसे हमें बताते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं अपने बारे में कैसे सोचती हूँ, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। तो ये सारी चीजों से हमारी आत्म आइडेंटिटी बनती है। हम वो नहीं होते जो दूसरे हमारे बारे में बोलते हैं, हम वो सब कुछ है जो दूसरे भी हमारे बारे में बोल रहे हैं, जो हम खुद अपने बारे में सोचते हैं। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी का फॉर्मेशन। सो आइडेंटिटी के फॉर्मेशन में एरिक्सन ने बोला है, एरिक एरिक्सन वाज द फर्स्ट मेजर साइकोलॉजिकल थ्योरिस्ट टू डेवलप द नोशन ऑफ अडोलेसेंट आइडेंटिटी क्राइसिस। अडोलेसेंस में आके बच्चे की ना अलग अलग देखो मल्टीपल पर्सनालिटीज, उनको लगेगा कि मैं इस हिसाब से बिहेव करूंगा, मैं इस हिसाब से बिहेव करूंगा। और क्योंकि वो बचपन से निकले हैं तो उनको ये नहीं समझ आता कि हम अपने किसको रोल मॉडल बनाएं। तभी स्टेज में आपने देखा होगा जैसे जस्टिन बीबर क्या, बहुत जब हम लोग छोटे होते थे हमारे टाइम पे जस्टिन बीबर का बड़ा ट्रेंड था, तो हम लोग उसको कॉपी करते थे कि उसके गाने आएंगे तो हमें वो सुनने हैं, और हम अकेले नहीं थे। ऐसे क्या होता था कि सारे बच्चे उसको फॉलो करेंगे। अगर वो कह रही है, एक लड़की कह रही है कि मुझे वो पसंद है वो सिंगर जस्टिन बीबर, तो सारे बच्चे उसके लिए पागल हो जाएंगे कि हमें भी वही पसंद है। अगर एक ट्रेंड शुरू हुआ कि सारे बच्चों को ऐसे ऐसे तरह के कपड़े पहनने, तो सारे वो पहनेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक लड़की ने, जीना का एग्जाम्पल है, जीना वॉन्ट्स अ टैटू और अ नेवल रिंग बिकॉज एवरीवन एल्स इज गेटिंग देम, मतलब कि उसने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे टैटू बनवाना है हाथ पे क्योंकि सारे बच्चे बनवा रहे हैं। तो बच्चों के अंदर ये क्रेज शुरू होता है, इसे कहते हैं कल्ट फॉर्म में, मतलब अपना एक कल्ट बना लेना। दे आर हंग्री फॉर रोल मॉडल्स, उनको रोल मॉडल चाहिए, ऐसा कोई जिसको देखकर उनको लगे कि मुझे आगे जाके ऐसा बनना है। और पेरेंट्स से तो वो दूर दूर रहते हैं, उनको अपने पेरेंट्स के जैसा बिल्कुल नहीं बनना। दे कैन रादर इनडिस्क्रिमिनेट अबाउट वेयर दे फाइंड देम with their sense of identity in flux. Teens will often turn to peer groups for that missing sense of belonging. अब हम लोग अपनी एक सिचुएशन में हैं जहाँ पे हम बड़े कंफ्यूज हैं, तो हम लोग किसके साथ ज्यादा रिलेट करेंगे? ऑब्वियसली जो हमारे जैसे हैं, जिनके साथ भी यही सिचुएशन चल रही है, आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही है, उनको समझ नहीं आ रहा हम है क्या, हमारी पहचान क्या है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा रिलेट करेंगे और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कम रिलेट करेंगे। और दे आर हंग्री फॉर आइडेंटिटी, मतलब उनको रोल मॉडल चाहिए, कोई ऐसा जिससे वो इंस्पिरेशन ले सके। सो दिस एक्सप्लेन सम ऑफ द कल्ट लाइक टेंडेंसीज। कल्ट लाइक टेंडेंसीज का मतलब जो सब लोग फॉलो करते हैं, जैसे कोई ट्रेंड आ गया, जैसे पीछे टिकटॉक का ट्रेंड आ गया था,
तो हर टीनेजर को अब देखो टिकटॉक पे होगा, हर बच्चा वो एक पर्टिकुलर अगर ट्रेंड शुरू हुआ है तो उसको फॉलो करने लग जाएगा, क्योंकि उनके अंदर कल्ट लाइक टेंडेंसी डेवलप होगी कि अगर वो ऐसा कर रही है तो मुझे भी ऐसा करना है, ताकि मैं भी सबके सामने हीरो लगूं। Amongst them, early adolescents to worship the same heroes. जैसे मैंने बताया जस्टिन बीबर का ट्रेंड शुरू हुआ था तो सब लोग उसी के जैसे, या पीछे एक लड़की थी वो हैना मोंटाना एक पॉप स्टार थी, तो सब उसको फॉलो करेंगे, सारी लड़कियां उसके जैसे ड्रेसअप होंगी। एंड वेयर द सेम क्लोथ्स, घर कमरों में बड़े बड़े अपने पोस्टर लगा लेंगे उसी हीरो या हीरोइन के, और उनके जैसे कपड़े पहनेंगे। और रिबेल अगेंस्ट द ट्रेडिशनल अथॉरिटी, मतलब घर वाले अगर उनको टोका टाकी करेंगे तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, उनके साथ लड़ाई हो जाएगी उनकी कि आप मेरे मामलों में मत पड़ो, मैं बड़ा हो चुका हूँ जी ना। ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट, अब मैंने आपको बताया सेल्फ आइडेंटिटी, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब आप अपने बारे में कैसे सोचते हो। which one perceives oneself can be divided into categories. अगर हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को देखें तो हम उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट सकते हैं, चीजों में बांट सकते हैं, जैसे कि पर्सनल सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक तो हो गया कि मैं अपने बारे में कैसे सोचती हूँ, कि मैं अपने बारे में जब शीशे के सामने खड़ी हो रही तो बोलूंगी यार मैं ना बहुत सुंदर दिख रही हूँ, या मैं बहुत ऐसी दिखती हूँ, मेरा फेस यहाँ से कम है, मेरा फेस वैसा है, मेरे बाल वैसे हैं। तो जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसे कि मेरी आईज ब्राउन है, या मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, अट्रैक्टिव दिखती हूँ, ऐसी बातें। और सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, कि वंस पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ वन इज रिगार्डेड बाय अदर्स। जैसे लोग उसको कहते हैं पीपल थिंक आई हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, लोगों को लगता है मेरा मजाक करने का तरीका बहुत अच्छा है, या लोग बोलते हैं कि तू बहुत कॉमेडी करता है, तेरे साथ मजा आता है। तो अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाया ऑन द बेसिस ऑफ कि लोग उनको क्या सोचते हैं। सेल्फ आइडियल्स, व्हाट और हाउ वन वुड लाइक टू बी, मतलब एक तो होता है कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, एक जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, और एक वो होता है सेल्फ आइडियल्स का मतलब कि हम किसके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे मैं जस्टिन बीबर के जैसा बनना चाहता हूँ, या मैं हैना मोंटाना के जैसा बनना चाहती हूँ। तो ऐसी चीजें, आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, या फिर किसी प्रोफेशन से रिलेटेड मुझे बड़े होकर लॉयर बनना है, तो बच्चा बिल्कुल वैसा सीरियस एटीट्यूड लेके चलेगा। मुझे बड़े होकर फुटबॉलर बनना है तो वो एथलेटिक्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। आई विश आई वर थिनर, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी पतली हो जाती, तो वो वैसा ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जिससे वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से ढल जाए। An adolescent can have a positive self concept in some domains and a negative self concept in others. मतलब कि जैसे अगर अपने बारे में मैं अच्छा सोच सकती हूँ तो मैं अपने बारे में बुरा भी सोच सकती हूँ, कि जैसे मैं अपनी क्लास के बाकी लड़कियों से कम अच्छी दिखती हूँ, या मेरी हाइट बाकी लड़कों से कम है, ऐसे ऐसे सोचना और अपने आप को गंदा फील कराना, डीमोरलाइज करना अपने आप को, डीटी अपनी जो इमेज है वो गिरा लेना अपनी नजरों में, ऐसी चीजें भी करते हैं बच्चे। और इससे उनका क्या गिरता है, उनका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। इस स्टेज में सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक टीचर हो और आपके सामने एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा चुप रहता है, ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करता, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि उसका सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। सेल्फ एस्टीम लो होने के जैसे चाइल्डहुड में था, तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम लो है क्योंकि उसके दोस्त नहीं है, या उसका सेल्फ एस्टीम लो है क्योंकि वो एक अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, या उससे कोई क्लास में बात नहीं करता, या जैसे वो पीयर प्रेशर में नहीं आया। मान लो बच्चा अपने क्लासमेट्स की बातों में नहीं आया, उसने बोला कि मैं नहीं गिरा रहा अपने मैम के साथ, बुरा नहीं कर रहा, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे पेरेंट्स मना करते हैं, तो उसने पीयर प्रेशर में आके कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ऐसा करने से बाकी बच्चों के लिए वो बन गया बोरिंग। तो ऐसे बच्चे को भी बच्चे दूर कर देते हैं, तो वो बच्चे का सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है तभी लोग मेरे से बात नहीं करते। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चों का कम हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, जिससे आपको रोकना है, उनसे बात करनी बहुत जरूरी है, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। although the term self concept, अच्छा एक चीज ये है, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम दो अलग अलग चीजें हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग होता है, सेल्फ एस्टीम अलग होता है। दे आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, इनको हम साथ साथ यूज करते हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग होता है। They represent different but related constructs. Self-concept refers to a student's perceptions of a competence or adequacy in academic and non-academic, for example, social, behavioral, athletic domains, and is best represented by a profile of self-perceptions across domains. मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, क्या ओपिनियन रखती हूँ, मैं सोशली कैसी हूँ, मैं एथलेटिकली कैसी हूँ, मैं मेरा बिहेवियर कैसा है, ये मैंने अपने अलग अलग चीजों के बारे में सोचा है। जैसे मैं स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं हूँ तो मैं एथलेटिक नहीं हूँ, मेरा बिहेवियर बाकी बच्चों के साथ अच्छा है तो मेरा बिहेवियर अच्छा है। तो ऐसे ऐसे अपने बारे में अलग अलग चीजों में कॉन्सेप्ट्स बना लेती हूँ, वो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। लेकिन सेल्फ एस्टीम इज अ स्टूडेंट्स ओवरऑल इवैल्यूएशन। इवन दो मुझे पता है मैं क्या हूँ, फिर भी मैं अपने आप को इवैल्यूएट करूंगी। मैं बाकी लड़कियों के हिसाब से मैं 8 आउट ऑफ 10 हूँ, मैं बाकी बच्चों के हिसाब से पढ़ाई लिखाई में 7 आउट ऑफ 10 हूँ। तो अपने इवैल्यूएशन करना and including a feeling of general happiness and satisfaction.
और अपने से रिलेटेड की कुछ चीजें में जिसमें हमें खुशी मिलती है या कुछ चीजें जिनसे रिलेटेड हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो चीजें भी सेल्फ एस्टीम में आती हैं। तो अगर आप देखो, अगर आपका सेल्फ एस्टीम कम है तो आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे और आपकी लाइफ में एक जनरल हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर नहीं होगा। आप थोड़े डल रहोगे, चुपचाप रहना पसंद करोगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एकेडमिक अचीवमेंट, अगर आप देखो सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो एक चीज मैंने देखी थी कि जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? वो जो बहुत विशाल है यानी कि हाथी? नहीं। वो जिसकी गर्दन बहुत ऊंची है यानी कि जिराफ? नहीं। जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है या जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर क्यों ताकतवर है? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अपने आप को लेके बिलीफ सिस्टम ऐसा स्ट्रांग बना हुआ है कि वो सारे एनिमल्स का राजा है। सो आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपने आइडियाज के बारे में बहुत ध्यान से डेवलप करो, स्पेशली इस एज में। बच्चे अगर अपना अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे तो आगे चल के उनके लिए बहुत फायदा होगा। तो मतलब बच्चों के से रिलेटेड उनका सेल्फ एस्टीम बूस्ट करते रहो कि अलग अलग स्पोर्ट्स में डालो, अलग अलग चीजें ट्राई कराओ, जहां बच्चे का इंटरेस्ट है वहां उसको जाने दो। उससे क्या होगा, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ। और जिन बच्चों का ये अच्छा नहीं होता वो बच्चे क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं लाइफ में। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं करोगे। तो अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज फ्रीक्वेंटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस, हम सोचते हैं कि अगर हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा। उल्टा होता है, अगर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो हम पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे शेर जो है वो जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि उसने अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाया है कि मैं यहाँ पे सबका राजा हूँ। तो अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग कर लो कि तुम कुछ भी अटेन कर सकते हो लाइफ में। साइंस ऑफ नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट्स इन अडल्ट्स, बच्चों की लाइफ में नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, या उनका जनरल कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे बॉडीली उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनका सेल्फ एस्टीम नहीं है बहुत अच्छा। तो आप उनका सेल्फ एस्टीम को कैसे बूस्ट करोगे या उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बढ़ाओगे? डूइंग, जैसे अगर वो बच्चा आपको दिख रहा है कि नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव अपने बारे में सोचता है, तो उसके अंदर आपको क्या क्या लक्षण दिखेंगे? वो बच्चा स्कूल में अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा, हैविंग फ्यू फ्रेंड्स, उसके बहुत कम फ्रेंड्स होंगे या नहीं होंगे फ्रेंड्स, पुटिंग डाउन वन सेल्फ एंड अदर्स, वो अपने ही बारे में गलत नहीं सोचता, वो दूसरों के भी बारे में उनको गलत समझाएगा, तू भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी, तू भी ऐसे ही है, मतलब वो अपने बारे में भी नेगेटिव सोचेंगे और दूसरों के बारे में भी। रिजेक्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स, ऐसे बच्चे को अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। It is necessary that the adolescent's self-esteem should be at the top to face the problems. अगर आप अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हो तो संघर्ष के टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्लो है, बहुत नीचे है, तो आपको काम करना चाहिए अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो अगर आप एडोलेसेंस की स्टेज को लो, इसमें फिजिकल, इमोशनल हर एस्पेक्ट आपका डेवलप हो रहा है, बॉडीली इतने चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनली इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो इस टाइम पे बहुत जरूरी है टीचर्स का कि बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करो। टीचर्स क्या करते हैं, अक्सर स्कूल में बच्चों को डांट फटकार देते हैं, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, फेलियर हो तुम, ऐसी ऐसी बातें भी बोलते हैं, बहुत चुभने वाली बातें कह देते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सा बच्चा है, वो कहाँ से आ रहा है, उसकी फैमिली में क्या सिचुएशन चल रही है, और ऐसा करके वो बच्चे का सेल्फ एस्टीम डाउन कर देते हैं, बच्चों के सामने नाक कटवा दी या उनकी बेइज्जती करा दी, तो बच्चों का सेल्फ एस्टीम कम हो गया, वो गलत आदतों में बढ़ जाएंगे, और क्योंकि वो इस चीज से झेल नहीं पाएंगे ना, वो क्योंकि कहीं पे भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना फैमिली के लेवल से, ना स्कूल से, ना फ्रेंड्स हैं उनके। सो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जहां उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा हो, उनका सेल्फ एस्टीम डेवलप हो, ताकि वो इस स्टेज को अच्छे से पार कर सके। आज की वीडियो में इतना ही था। आपको कॉग्निटिव एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल इमोशनल एस्पेक्ट, तीनों एस्पेक्ट्स मैंने कवर करा दिए। अब अगली वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि सीटेट के जितने भी पुराने पेपर्स हैं एक एक करके उनको डील करें। तो कल लाइव होगी वीडियो, तो कल अराउंड 11 o'clock आप रेडी रहना, और टेलीग्राम चैनल पे आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर आप लिंक चेक कर लेना वीडियो का, जो कल आएगी लाइव। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी वीडियो रहेगी, और उसमें भी अगर कोई डाउट हो तो आप लेकर आ सकते हो, वहां पे पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड मेहनत करते रहिए।